हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। मेरा नाम है विशाल तिवारी और आज हम बात करने जा रहे हैं मोशन इन अ प्लेन के लेक्चर नंबर 14 की। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था कि लीनियर एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच में क्या रिलेशन है, इक्वेशंस ऑफ मोशन को हम लोग किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं एंगुलर मोशन में। आज के इस वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने जा रहे हैं जो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। हो सकता है आपने सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का नाम क्लास 9th में सुना हो, जहाँ पर हमने थोड़ा सा सर्कुलर मोशन की बात करी थी। वहाँ पर हमने सिर्फ नाम सुना था। यहाँ पर देखेंगे कि क्या होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इसका डायरेक्शन क्या होता है और क्यों ये इम्पॉर्टेंट है किसी भी सर्कुलर मोशन में। तो इसको समझने से पहले मैं थोड़ा सा बेसिक बताऊंगा 2 मिनट के लिए एक्सेलरेशन का। देखो, हम सभी को पता है एक्सेलरेशन क्या होता है। 1 सेकेंड में जो वेलोसिटी में चेंज आता है, ठीक है, कि बॉडी की वेलोसिटी 1 सेकेंड में कितना चेंज हो रही है उसको बोलते हैं हम लोग एक्सेलरेशन। एग्जाम्पल के तौर पे एक बॉडी है जिसकी रफ्तार यहाँ पर थी 4 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी कितनी थी? 4 मीटर पर सेकेंड। कुछ टाइम में सपोज दैट 5 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई है? 14 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब आपसे पूछ लिया जाता है कि बताओ बॉडी में एक्सेलरेशन कितना है, एवरेज एक्सेलरेशन कितना है। तो हम सभी को पता होता है कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा वी बाई टी। ठीक है, ए इक्वल टू डेल्टा वी बाई टी या फिर डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, कुछ भी लिख सकते हो आप। नीचे जो टाइम है वो टाइम क्या है, कितने सेकेंड में चेंज आ रहा है। अब डेल्टा वी क्या होगा? हम लोग बोलेंगे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टी। ये इनिशियल वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड, ये है हमारा फाइनल वेलोसिटी। अब अगर वैल्यूज को हम पुट करेंगे तो फाइनल वेलोसिटी v माइनस यू, एक डायरेक्शन को यहाँ पे पॉजिटिव लेंगे और उसके अपोजिट वाली डायरेक्शन को नेगेटिव कंसीडर करना पड़ेगा। देखो, डायरेक्शन में गलती नहीं कर सकते, डायरेक्शन आपको बहुत संभल के पुट करना पड़ेगा। सो इस केस में जो v है वो भी उसी डायरेक्शन में है और u भी उसी डायरेक्शन में है। तो v कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा प्लस साइन के साथ क्योंकि उधर है, माइनस इनिशियल वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड, वो भी उसी डायरेक्शन में है, अपॉन t, टाइम है 5 सेकेंड। सो 14 माइनस 4 यानी कि 10/5। आंसर हमारा कितना आ गया? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किस में आ रहा है? प्लस में आ रहा है। तो यहां से हमें एक चीज पता चलती है कि एक्सेलरेशन कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिंपली बोलें तो बॉडी की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड हर 1 सेकेंड में बढ़ रही है। ठीक है, यानी कि अगर यहां पर 4 था तो अगले सेकेंड 6 हो जाएगा, फिर उसके अगले सेकेंड 8 हो जाएगा, फिर उसके अगले सेकेंड 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ये है एक्सेलरेशन। और किस डायरेक्शन में बढ़ रही है? प्लस वाले डायरेक्शन में बढ़ रही है, मतलब इधर बढ़ रही है। ठीक है, अब यहां पर हमने देख लिया कि ये जो स्पीड है चेंज हो रही है, तो एक्सेलरेशन हमारा निकल आया। स्पीड में क्या होता है? स्पीड में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो एक क्वेश्चन यहां पर मैं आपसे पूछूंगा, आप उसका सोच के आंसर करना, फिर वीडियो को कंटिन्यू करना। अगर किसी बॉडी की स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड है, इनिशियली 4 मीटर पर सेकेंड है और 5 सेकेंड बाद भी उसकी स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड है, तो क्या वहां एक्सेलरेशन हो सकता है? ध्यान देना, मैंने स्पीड बोला है, मैंने वेलोसिटी नहीं बोला है। किसी बॉडी की स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड है और कुछ टाइम बाद भी उसकी स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड है, तो क्या वहां एक्सेलरेशन हो सकता है? इस एग्जांपल से समझना। देखो, एक बॉडी थी जिसकी स्पीड कितनी थी? 4 मीटर पर सेकेंड थी इस डायरेक्शन में। कुछ टाइम बाद सपोज दैट 5 सेकेंड में उस बॉडी की जो स्पीड हो जाती है वो 4 मीटर पर सेकेंड हो जाती है, लेकिन डायरेक्शन कौन सा हो जाता है? डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है। ठीक है, इनिशियल स्पीड की डायरेक्शन इधर थी, मतलब वेलोसिटी इधर थी और फाइनली इधर है। तो इस केस में बोलेंगे कि डायरेक्शन चेंज हो रहा है। अब वेलोसिटी में तो मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, तो हम ये तो नहीं बोल सकते ना कि यहाँ की वेलोसिटी और यहाँ की वेलोसिटी सेम है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन
अपोजिट है तो हम बोलेंगे वेलोसिटी क्या हुई है, वेलोसिटी यहाँ पे चेंज हुई है। और जहां कहीं भी वेलोसिटी चेंज होगी वहां पर क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा। तो अगर यहाँ पे हमको एक्सेलरेशन निकालना हो तो क्या करेंगे, a इक्वल टू डेल्टा वी बाई टी या फिर डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। डेल्टा वी क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन डेल्टा टी। एक डायरेक्शन को प्लस में लेंगे और दूसरे डायरेक्शन को माइनस में ले लेंगे। फाइनल वेलोसिटी किधर है, देखो फाइनल वेलोसिटी है तो 4, बट किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है, मतलब माइनस साइन के साथ पुट करेंगे। सो -4 ये हो गया फाइनल वेलोसिटी, माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 4 है, बट इस डायरेक्शन में है। तो ये वाला डायरेक्शन कौन सा है, प्लस का है, तो इसको प्लस के साथ पुट करेंगे, प्लस हम लोग लिखते नहीं तो आ जाएगा 4। सो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन कितने टाइम में ये चेंज आया है, ये आया है 5 सेकेंड में। सो यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4 -8 अपॉन 5 माइनस 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन -1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। कहने का मतलब बॉडी की वेलोसिटी हर सेकेंड 1.6 मीटर पर सेकेंड चेंज हो रही है। किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, अपोजिट। ठीक है, सो 4 इनिशियली तो इधर जा रही थी बॉडी, बट कुछ टाइम बाद जब वेलोसिटी इधर इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब क्या है, कुछ टाइम बाद 4 से 0 पहुंच के वापस से 4 पहुंच जा रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन माइनस है, मतलब इधर। ठीक है, चलो इतनी बात समझ आ गई। अब यहां से हम लोग एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि जहां कहीं भी डायरेक्शन में भी चेंज आएगा, मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हो रहा, बट अगर डायरेक्शन में भी चेंज आ रहा है तो वहां पर एक्सेलरेशन होगा, वहां पर एक्सेलरेशन होगा। अब चलो एंगुलर वेलोसिटी का, एंगुलर मोशन का केस भी देख लेते हैं। देखो, आपने एक पत्थर को एक धागे में बांध के उसे आप सर्कुलर ऑर्बिट में घुमा रहे हो कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब ये है हमारा एक्स एक्सिस, ये है हमारा वाई एक्सिस। अब स्टोन घूम रहा है इस पाथ के अकॉर्डिंग, ऐसे ऐसे करके घूम रहा है। मैं बोलूं जब स्टोन अपने निचले पॉइंट पे होगा, एकदम सबसे लोवेस्ट पॉइंट पे होगा, उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन, एक चीज और, या ये जो मूव कर रहा है वो मैंने ले लिया सपोज एट कांस्टेंट स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से आप घुमा रहे हो। ठीक है, फिक्स्ड स्पीड से, उसकी स्पीड ना बढ़ रही है ना घट रही है। ठीक है, तो अब क्या होगा, यहां पर आप समझना कि स्पीड ना घट रही है ना बढ़ रही है और ये सर्कुलर ऑर्बिट में ट्रेवल कर रहा है। तो जब ये अपने लोवेस्ट पॉइंट पे होगा तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर होगी, लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर होगी। लीनियर वेलोसिटी कहने का मतलब क्या है कि जब स्टोन ऐसे घूम रहा है और जब ये यहां पहुंचा है, अगर उसी टाइम पे ये धागा कट जाए तो पत्थर हमारा किधर जाएगा, पत्थर इधर जाएगा। तो ये है हमारा डायरेक्शन। सपोज दैट जो स्टोन के मूव करने की स्पीड थी लीनियर, वो कितनी थी, एग्जांपल के लिए मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड लीनियर। ठीक है, और यहां पर भी स्पीड कितनी होगी, 10 मीटर पर सेकेंड, बट यहां पर डायरेक्शन किधर होगा, अब स्टोन ऐसे मूव कर रहा है, यहां पे अगर धागा टूटता है तो स्टोन इधर नहीं जाएगा, स्टोन इधर जाएगा। तो आप एक चीज देखना, जैसे हमने देखा था कि बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी 4 है इधर और कुछ टाइम बाद 4 इधर हो जा रही है, मतलब डायरेक्शन में चेंज आने पे एक्सेलरेशन होता है। ठीक उसी तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो कि पहले इनिशियल डायरेक्शन उधर है। ठीक है, पत्थर यहाँ पे उस डायरेक्शन में मूव कर रहा था और यहाँ पर पत्थर इस डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी तो यहाँ भी चेंज हो रही है क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मतलब यहाँ भी एक्सेलरेशन होगा। बेसिकली आप अगर यहाँ पे नोटिस करो तो हर अगले पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है। पत्थर इस तरीके से घूम रहा है ना, तो यहाँ पे डायरेक्शन इधर है और यहाँ पे डायरेक्शन, मतलब हर अगले पॉइंट पे पत्थर की डायरेक्शन चेंज हो रही है, मतलब हर पॉइंट पे एक्सेलरेशन लग रहा है। और वो जो एक्सेलरेशन होता है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है। सेंट्रीपिटल नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि ये सेंटर की तरफ लगता है, टुवर्ड सेंटर। अभी आप समझोगे कैसे, प्रूफ भी करेंगे। ये सेंटर की ओर हमेशा लगता है।
पहले चलो एक बार मैं लॉजिकली आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि सेंटर की ओर कैसे लगता है। देखो, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको एक कंक्लूजन बताया था कि सपोज दैट आप बाइक से जा रहे हो, आपने बाइक या स्कूटी को ऑन करा और उधर जा रहे हो 10 मीटर पर सेकेंड से, आपने एक्सीलरेटर को भी खींच रखा है, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? 10 से 12 होगी, 14 होगी, 16 होगी, मतलब उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, या सिंपली बोले तो स्पीड बढ़ती जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि जब वेलोसिटी के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है तो स्पीड क्या होता है? स्पीड उस बॉडी की बढ़ती जाती है। जिधर आप मूव कर रहे हो उधर ही अगर एक्सेलरेशन है तो उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। इसी के अपोजिट कोई बॉडी है, बाइक या स्कूटी का एग्जांपल लेते हैं, वो इधर बहुत तेजी से आ रही थी, सपोज दैट 100 मीटर पर सेकेंड से जा रही थी, बहुत तेजी से जा रही थी, आपने ब्रेक मार दिया, तो ब्रेक मार दिया तो क्या होगा? एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होगा, अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा। तो वेलोसिटी तो इधर थी 100 मीटर पर सेकेंड, बट एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है। ब्रेक मारते हैं तो हमें पता है प्रैक्टिकली क्या होता है, इसकी स्पीड घटती चली जाती है और फाइनली जाके बाइक या स्कूटी रुक जाती है। तो कहने का मतलब क्या है कि इस केस में स्पीड क्या होगी? घटती जाएगी। इस केस में स्पीड घटती जाएगी। अब यहां पर जो स्टोन मूव कर रहा है, इसकी स्पीड क्या हो रही है? बढ़ रही है, घट रही है? हम बोलेंगे इसकी स्पीड ना बढ़ रही है ना घट रही है। इसकी स्पीड ना बढ़ रही है ना घट रही है। तो ऐसा सिर्फ एक ही केस में हो सकता है। देखो, वेलोसिटी के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा तो स्पीड बढ़ेगी, वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो स्पीड घटेगी। लेकिन अगर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन हो तो स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसे हम लोग अगले चैप्टर में थोड़ा डिटेल में समझेंगे जब हम लोग वर्क और एनर्जी इन सब की बात करेंगे, ठीक है। वैसे अगला तो एनएलएम है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, उसके बाद इसकी बात करेंगे डिटेल में। अभी के लिए सिर्फ आपको इतना समझना है, वेलोसिटी के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है तो स्पीड बढ़ रहा, वेलोसिटी के अपोजिट है तो स्पीड घट रही है। बट अगर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर एक्ट करता है तो स्पीड पे कोई फर्क नहीं आता है। एक और केस लेते हैं, सपोज दैट ये बॉडी है जिसकी वेलोसिटी इधर थी और एक्सेलरेशन इधर है, एक्सेलरेशन इधर है, मान लेते हैं 60 डिग्री पे, एक्सेलरेशन इधर है। तो ऐसे केस में भी बॉडी की स्पीड बढ़ेगी, ऐसे केस में भी बॉडी की स्पीड बढ़ेगी। समझना क्यों? हमने कंपोनेंट पढ़ा है ना कि अगर ये है वेक्टर r तो इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऐसे कर सकते हैं, ये है थीटा तो ये हो जाएगा r cos थीटा और ये हो जाएगा r sin थीटा, ठीक है। सो उसी तरीके से आप देखो कि अगर एक्सेलरेशन इधर है 60 डिग्री पे तो इसका एक कंपोनेंट, अगर आप कंपोनेंट ड्रॉ करो तो एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट इधर भी आ रहा है। किधर आ रहा है? वेलोसिटी के डायरेक्शन में आ रहा है। और ये वाला जो एक्सेलरेशन का कंपोनेंट होगा वो इस स्पीड को बढ़ाएगा। एक कंपोनेंट तो परपेंडिकुलर आएगा, परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट स्पीड को नहीं बढ़ाएगा, बट इस एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट जो स्पीड के, जो वेलोसिटी के अलोंग है, जो वेलोसिटी के डायरेक्शन में है, वो इसकी वैल्यू को बढ़ाएगा। ठीक इसी तरीके से अगर कोई बॉडी है, वेलोसिटी इधर है और एक्सेलरेशन इधर है, तो उस केस में इसका जो कंपोनेंट आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा, दूसरा कंपोनेंट इधर आएगा, अगर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट करें। सो ऐसे केस में स्पीड क्या होगा? एक्सेलरेशन का ये वाला कंपोनेंट स्पीड को घटाएगा। 90 डिग्री पे जो एक्सेलरेशन है, जो 90 डिग्री वाला कंपोनेंट है, वो कोई चेंज नहीं करेगा, बट ये वाला कंपोनेंट इस स्पीड को घटाएगा। तो ये इन तमाम चीज़ों को अगर सम अप करें तो हम लोग एक स्टेटमेंट बोल सकते हैं कि अगर वेलोसिटी के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है तो उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में है तो उसकी स्पीड घटती जाएगी, और वेलोसिटी के अगर परपेंडिकुलर है तो स्पीड ना घटेगी ना बढ़ेगी। तो इस केस में जैसा कि हम देख सकते हैं कि जो स्टोन मूव कर रहा था उसकी स्पीड क्या है? उसकी स्पीड फिक्स है, उसकी स्पीड फिक्स है। अब चलो यहां पर देखते हैं, यहां पर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, वेलोसिटी का डायरेक्शन कौन सा है? ये।
अब एसेलरेशन अगर 90, एसेलरेशन तो है हम सभी को पता है क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो एसेलरेशन क्या है, एसेलरेशन तो प्रेजेंट है। अब बात आती है कि किस डायरेक्शन में लग रहा है, तो हम इसके मैग्नीट्यूड को देख के, कि मैग्नीट्यूड तो दोनों जगह पे 10 ही है, मैग्नीट्यूड को देख के बोल सकते हैं कि एसेलरेशन 90 डिग्री पे लग रहा होगा, एसेलरेशन 90 डिग्री पे लग रहा होगा। तो अगर यहां से 90 डिग्री ड्रॉ करें तो कौन सा होगा, ये होगा। टेंजेंट से 90 डिग्री अगर लाइन ड्रॉ करें तो वो रेडियस ही होगी। अब ये जो होगा ये सेंटर से पास होगा, मतलब एसेलरेशन किधर है, इधर है। ठीक इसी तरीके से जब स्टोन यहां पे पहुंचा है तो वेलोसिटी इधर है, वेलोसिटी टेंजेंट के अलोंग होती है, वेलोसिटी टेंजेंट के अलोंग होती है। सो अब अगर यहां पर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है तो अगर हमें एक्सेलरेशन ड्रॉ करना हो तो क्या करेंगे, यहां से 90 डिग्री, सो यहां से 90 डिग्री अगेन किधर हो जाएगा, टूवर्ड सेंटर। अगर स्टोन यहां पर है तो उस केस में वेलोसिटी इधर हो जाएगी और एक्सेलरेशन अगेन टूवर्ड सेंटर हो जाएगा, एक्सेलरेशन अगेन टूवर्ड सेंटर हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, किसी भी पॉइंट पे आप ले लो, किसी भी पॉइंट पे ले लो अगर आप, तो जो वेलोसिटी है उसके परपेंडिकुलर है एक्सेलरेशन, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है एक्सेलरेशन, और इसीलिए जो इसकी वैल्यू है, जो इसका एक्सेलरेशन, जो इसकी वेलोसिटी की वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, वो सेम है, स्पीड हर जगह पे सेम है, क्योंकि कहीं पर भी एक्सेलरेशन जो है वो टूवर्ड द सेंटर है, वो हर जगह पे वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। अब बात आती है कि ये एक्सेलरेशन देता कौन है। इस केस में हमने पत्थर और धागे का एग्जांपल लिया है, ठीक है। सो ऐसे केस में जो धागा होता है, ये जो थ्रेड है, ये इसको एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है, उसमें जो फोर्स लगता है, जो टेंशन आता है, उसी के चलते एक्सेलरेशन मिलता है। अब अगर अर्थ और सन की बात करें कि अर्थ जो है सन के सराउंडिंग में घूमता है तो इसको भी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मिल रहा होगा, ठीक है। सो वो कौन देता है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स देता है। चलो ये बातें समझ आ गई। अभी तक हमें समझना क्या था कि कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर ऑर्बिट में घूमती है तो वहां पर एक एक्सेलरेशन एक्ट करता है जिसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। रीजन भी हमने देख लिया। अब बात करते हैं कि उसकी वैल्यू को निकालेंगे कैसे, और अगर हमको प्रूव करने के लिए आ जाए कि भाई प्रूव करो कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ लगता है, तो इसको हम लोग मैथमेटिकली कैसे प्रूव करेंगे, उसकी बात भी करेंगे। हमने मोशन इन स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था कि अगर किसी भी बॉडी के पोजीशन का फंक्शन दिया है, किसी भी बॉडी के पोजीशन का फंक्शन दिया है, कहने का मतलब x इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 4, ये चीज दिया है, तो यहां से वेलोसिटी को कैसे निकालते थे, पोजीशन को डिफरेंशिएट कर देते थे टाइम के रिस्पेक्ट में, ये हो जाती थी वेलोसिटी। और अगर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दें तो क्या मिल जाता था, एक्सेलरेशन मिल जाता था, ये चीज होती थी। ठीक इसी तरीके से यहां पर चूंकि वो था मोशन इन स्ट्रेट लाइन, तो हमने एक एक्सिस को लेके चला था, हमने एक्स एक्सिस को लेके चला था। ये मोशन इन अ प्लेन है, तो यहां पर हम लोग पोजीशन को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, आर से रिप्रेजेंट करेंगे। सो ये जो मोशन हो रहा है, ये जो सर्कुलर मोशन हो रहा है, सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, इसके बॉडी के किसी पोजीशन का एक फंक्शन बनाएंगे, और पोजीशन का फंक्शन बन गया तो वहां से वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, उसको डिफरेंशिएट कर देंगे पोजीशन को, तो हमें मिल जाएगी वेलोसिटी, और अगर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमको मिल जाएगा एक्सेलरेशन। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, देखो जब भी मैं करना शुरू करूंगा तो आपको काफी कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, बट सिर्फ यही स्टेप्स होंगे। सबसे पहले हम लोग बॉडी की किसी भी टाइम पे पोजीशन को लिखेंगे, और पोजीशन जब लिख लेंगे हम लोग तो उसको डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी, और फिर उसको डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। सिर्फ इतने ही स्टेप्स हैं। तो चलो करके देखते हैं क्या आता है एक्सप्रेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का। अभी तक सिर्फ हमको इतना पता है कि एक एक्सेलरेशन एक्ट करता है कोई भी बॉडी जो सर्कुलर ऑर्बिट में घूमती है, और उसका डायरेक्शन सेंटर की तरफ होता है। वैल्यू कितनी होती है वो यहां से निकालेंगे। अब सपोज दैट ये है हमारा एक्स एक्सिस, ये है हमारा वाई एक्सिस। आप स्टोन को धागे में बांध के इस तरीके से घुमा रहे हो, मान लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में।
कांस्टेंट स्पीड से घुमा रहे हो, कांस्टेंट स्पीड से मतलब स्पीड चेंज नहीं हो रही, ओमेगा या वी दोनों ही फिक्स है। अब जो इनिशियल पोजीशन थी स्टोन की वो कहां पर थी, यहां थी, इनिशियल पोजीशन यहां पर थी। ओमेगा क्या होता है, ओमेगा की अगर बात करें तो एक सेकेंड में कितना एंगल स्वाइप कर रहा है, एक सेकेंड में कितना एंगल स्वाइप कर रहा है उसे हम लोग बोलते हैं ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। सो एक सेकेंड में अगर स्टोन ओमेगा एंगल स्वाइप करता है तो टी सेकेंड में कितना एंगल स्वाइप करेगा, ओमेगा टी। सो स्टोन यहां पर था, टी सेकेंड में स्टोन यहां पे पहुंच गया, मतलब कितना एंगल स्वाइप कर गया, ओमेगा टी, ठीक है, ओमेगा टी एंगल स्वाइप कर गया। अब हमें क्या करना है, मैंने बताया था कि सबसे पहले आपको इस स्टोन का पोजीशन लिखना पड़ेगा, पोजीशन लिखना पड़ेगा। अब अगर इस तरीके से कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर हम लोग बनाएं, कोई बॉडी यहाँ पर है, मान लेते हैं 10,8, तो इसका पोजीशन किस तरीके से लिखा जाता है, हम सभी को पता है 10i कैप प्लस 8j कैप। i क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि x के अलॉन्ग 10 जाओ, ठीक है, और j क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि y के अलॉन्ग 8 जाओ, ठीक है। तो ये चीज़ हमको पता है, कहने का मतलब हमें चाहिए क्या, हमें ये वाली डिस्टेंस चाहिए और ये वाली डिस्टेंस चाहिए। ये दोनों डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इसकी नेमिंग कर लेंगे OAB, OAB। अब देखो इन ट्रायंगल OAB, इन ट्रायंगल OAB अगर cos ओमेगा टी लें, cos ओमेगा टी, सो कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो बेस है हमारा OA और हाइपोटेन्यूज क्या है, OB। सो कॉस ओमेगा टी इक्वल टू OA की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको आप OA ही रहने दो। OB की लेंथ कितनी होगी, देखो आप घुमा रहे हो तो इस सर्किल का रेडियस क्या है, यही है ना, इस सर्किल का रेडियस ये है। सो अपॉन आर, यहां से क्या आ गया, OA की वैल्यू आ गई R कॉस ओमेगा टी। ठीक इसी तरीके से अगर साइन की साइन लें, साइन ओमेगा टी, तो साइन क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब AB अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, OB। यहां से कितनी आ जाएगी वैल्यू, AB को आप AB ही रहने दो और OB की जगह पे आ जाएगा R, यानी कि AB इक्वल टू R साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब इसके अगर हमको पोजीशन को लिखना हो, अब इजीली लिख सकते हैं। पोजीशन कितना आ जाएगा, पोजीशन को रिप्रेजेंट करेंगे वेक्टर R से, x के अलॉन्ग कितना चलना है, हम बोलेंगे OA I कैप प्लस AB J कैप, ठीक है। ये है उसकी पोजीशन। वैल्यूज को अगर पुट करें तो वेक्टर R इक्वल टू OA की वैल्यू आ जाएगी R कॉस ओमेगा टी I कैप प्लस R साइन ओमेगा टी J कैप। ये मिल गई पोजीशन। पोजीशन से वेलोसिटी निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पोजीशन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, यानी कि वेलोसिटी इक्वल टू dr अपॉन dt, और dr की वैल्यू अगर यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या आएगा, v इक्वल टू d बाई डी टी। r की वैल्यू हो जाएगी, जो वेक्टर r है ये हो जाएगा r कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस r साइन ओमेगा टी जे कैप। अब साइन और कॉस का जो डिफरेंशिएशन है वो आपको पता होना चाहिए। सो वेक्टर v इक्वल टू, दोनों का बारी बारी से डिफरेंशिएशन करेंगे। देखो r कांस्टेंट टर्म है तो r तो एज इट इज रहेगा। कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस का होता है माइनस साइन, सो माइनस को मैं आगे लगा दे रहा हूँ, कॉस का हो जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी एज इट इज रहेगा ओमेगा टी। टी के साथ ओमेगा मल्टीप्लिकेशन में है तो ये ओमेगा बाहर भी आता है चेन रूल से। अब जिनको चेन रूल नहीं पता या जिनको इस स्टेप में प्रॉब्लम हो रही है
वो डिफरेंशिएशन का चेन रूल वाला वीडियो देख लो, वहाँ से आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, सो इसका डिफरेंशिएशन ये आ गया, साथ ही साथ आई कैप है, सो आई कैप को हम लोग एज इट इज पुट कर देंगे। फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, आर साइन का हो जाएगा कॉस ओमेगा टी, सो कॉस ओमेगा टी। अब टी के साथ ओमेगा मल्टीप्लिकेशन में है तो ओमेगा यहां भी आ जाएगा, ये हो जाएगा जे कैप। ठीक है, ये मिल गया हमें वेलोसिटी। वेलोसिटी से अगर एक्सेलरेशन को निकालना हो तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, a इक्वल टू डी वी बाई डी टी, यानी कि d बाई डी टी माइनस आर ओमेगा साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी जे कैप। स्पेस कम है इसीलिए मैं थोड़ा सा क्लोज लिख रहा हूँ। अब अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस आर ओमेगा, तो एज इट इज रहेगा, कांस्टेंट वैल्यूज है। साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस, साइन ओमेगा टी का क्या आ जाएगा, कॉस ओमेगा टी। टी के साथ ओमेगा मल्टीप्लिकेशन में है तो ओमेगा बाहर भी आएगा, मतलब यहां पर हमें एक और ओमेगा पुट करना होगा, तो ओमेगा इंटू ओमेगा क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर। आई कैप एज इट इज लग जाएगा, प्लस कॉस आर ओमेगा कांस्टेंट है, इसको आप ऐसे पुट कर दो, कॉस ओमेगा टी का हो जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी, सो माइनस को आप बाहर लाके पुट कर दो, माइनस आ गया, कॉस ओमेगा टी का माइनस साइन ओमेगा टी, तो साइन ओमेगा टी, टी के साथ ओमेगा है तो ओमेगा बाहर आएगा और यहाँ मल्टीप्लाई होके स्क्वायर बन जाएगा, ये हो जाएगा जे कैप। ठीक है, चलो इतनी बात समझ आ गई। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, वेक्टर ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर को आप कॉमन निकाल लो, माइनस ओमेगा स्क्वायर को आप कॉमन निकाल लो तो बचेगा क्या, माइनस निकल गया, ओमेगा स्क्वायर निकल गया, तो बचा क्या, आर कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस माइनस यहां से भी निकल गया है, माइनस ओमेगा स्क्वायर, सो प्लस आर साइन ओमेगा टी जे कैप। ठीक है, ये आ गया है एक्सेलरेशन का टर्म। अब आप एक चीज ध्यान से देखना, जिनको नहीं दिखाई पड़ रहा है मैं ऊपर लिख दे रहा हूं। एक्सेलरेशन हमारा आया था माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस आर साइन ओमेगा टी जे कैप। ठीक है, ये आया है एक्सेलरेशन। अब आप ध्यान से देखना, अगर ये फर्स्ट एक्सप्रेशन था वेलोसिटी वाला, अगर सेकंड एक्सप्रेशन था और ये थर्ड एक्सप्रेशन था, तो पहले और तीसरे से हम लोग क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन बोल सकते हैं ना कि देखो r की जो वैल्यू है वही वैल्यू यहां पर लिखी हुई है, यानी कि एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वेक्टर r। ठीक है, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई है, एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वेक्टर r। ये आ गया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट करने के लिए AC लिख सकते हो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वेक्टर r। माइनस ओमेगा स्क्वायर, देखो बॉडी को आप घुमा रहे हो, आप पत्थर को घुमा रहे हो तो किसी ना किसी एंगुलर वेलोसिटी से घुमा रहे होगे, वो एंगुलर वेलोसिटी फिक्स है, मतलब चेंज नहीं हो रही। तो कहने का मतलब क्या है, ओमेगा स्क्वायर तो कोई एक नंबर है, ओमेगा स्क्वायर कोई एक नंबर है। जब मैंने वेक्टर आपको पढ़ाया था तो फिर मैंने बोला था कि एक कोई वेक्टर है, मान लेते हैं वेक्टर A, अगर इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, इसकी लेंथ 3 टाइम्स बढ़ जाएगी, लेंथ 3 गुना बढ़ जाएगी, बट डायरेक्शन वही रहेगा। ठीक है, अगर आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसकी लेंथ डबल हो जाएगी, बट डायरेक्शन उधर ही रहेगा। बट अगर आपने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। अब आप एक चीज समझना, किस यहां पर एग्जांपल लेते हैं, यहां पर पोजीशन वेक्टर मतलब आर वेक्टर कौन सा है,
आर वेक्टर तो ये वाला है। अब माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस से मल्टीप्लाई होते ही ये वाला वेक्टर, अगर माइनस से इस वेक्टर आर को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। अगर आर की डायरेक्शन इधर है, ये वाला है वेक्टर आर, तो माइनस वेक्टर आर किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, मतलब टुवर्ड द सेंटर। और ओमेगा स्क्वायर क्या है, ओमेगा स्क्वायर तो सिर्फ एक नंबर है, ओमेगा स्क्वायर सिर्फ एक नंबर है। तो कहने का मतलब ये जो माइनस फैक्टर आर है, अगर इसको ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो इसकी लेंथ बढ़ जाएगी या तो इसकी लेंथ घट जाएगी, या तो इसकी लेंथ बढ़ जाएगी या तो उसकी लेंथ घट जाएगी। बट डायरेक्शन कौन सा रहेगा, डायरेक्शन इधर ही रहेगा, डायरेक्शन इधर ही रहेगा। कहने का मतलब समझ आया। फिर से देखो, बॉडी यहां पर है तो वेक्टर आर कौन सा होगा, पोजीशन वेक्टर ये होगा। बॉडी यहां पर है तो पोजीशन वेक्टर ये होगा, ये है वेक्टर आर। तो माइनस वेक्टर आर क्या होगा, माइनस लगाते ही डायरेक्शन क्या हो गया, डायरेक्शन चेंज हो गया। ये है हमारा माइनस वेक्टर आर। और अगर हमने इसके साथ साथ ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो अगर ओमेगा स्क्वायर 1 से ज़्यादा है तो लेंथ बढ़ जाएगी, 1 से कम है तो लेंथ घट जाएगी। बट डायरेक्शन कौन सा रहेगा, टुवर्ड सेंटर ही रहेगा। और इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो अगर आपसे कभी कोई पूछे कि प्रूव करो, मैथमेटिकली प्रूव करो कि जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है वो हमेशा सेंटर की तरफ लगता है, हमेशा सेंटर की तरफ लगता है, तो अगर हमने ये वाला एक्सप्रेशन डिराइव कर दिया तो ये एक्सप्रेशन अपने आप बता रहा है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर होती है, आर के अपोजिट, आर के अपोजिट, आर के अपोजिट। अब कहीं पर भी पोजीशन वेक्टर जो होगा उसका अपोजिट क्या आएगा, उसका अपोजिट हमेशा सेंटर की तरफ आएगा। ठीक है, चलो इतनी बात समझ आ गई। अब बात करते हैं मैग्नीट्यूड की। मैग्नीट्यूड ये तो हो गया वेक्टर के टर्म्स में, यहाँ से हमें डायरेक्शन की इंफॉर्मेशन मिल रही है। अब अगर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन या फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इक्वल टू, ये तो ऑलरेडी नंबर है, इसको आप बाहर ही रखो। चलो माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस तो डायरेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है ना, कि डायरेक्शन कौन सी होगी, आर के अपोजिट। अब हम लोग मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, नंबर की, तो माइनस को भी आप हटा दो। सो ओमेगा स्क्वायर, और आर की जगह पे आप क्या पुट करो, इसका मैग्नीट्यूड पुट करना है, आर का मैग्नीट्यूड। अब आप देखना किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, ये वाली लेंथ। अगर मैं बोलूँ ये है वेक्टर ए और अगर इसकी लेंथ है 20 तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, 20 होगा। ठीक है, सो मैग्नीट्यूड क्या होता है, उस वेक्टर की लेंथ। अब आप देखना इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा ओमेगा स्क्वायर वेक्टर आर, मतलब पोजीशन वेक्टर का लेंथ। अब देखो अगर स्टोन घूम रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में, स्टोन यहाँ हो तो जो लेंथ आएगी, स्टोन यहाँ है तो भी लेंथ वही आएगी। देखने में हमें ये ज़्यादा लग रहा है बट सर्किल सही नहीं बना है। अब सर्किल अगर को सही से अगर हम लोग बनाएं तो जो रेडियस होगा वो तो हर जगह पे सेम ही होगा ना। तो कहने का मतलब क्या है कि जो वेक्टर आर होगा, जो पोजीशन वेक्टर होगा, इसकी लेंथ हर जगह पे बराबर होगी। और लेंथ होगी कितनी, रेडियस के बराबर होगी। ठीक है, लेंथ होगी कितनी, रेडियस के बराबर होगी, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी, आर आएगी। सो इसीलिए कई बार हम लोग सिंपल टर्म्स में ऐसे लिख देते हैं कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर। ये एक्सप्रेशन आप ध्यान रखना। एक चीज आपको और ध्यान रखना है, v इक्वल टू आर ओमेगा होता है, v इक्वल टू आर ओमेगा या v इक्वल टू ओमेगा आर मैग्नीट्यूड में ये चीज होती है ना। सो ओमेगा की वैल्यू कितनी आएगी, ओमेगा इक्वल टू v अपॉन आर आएगा। सो अगर इसकी वैल्यू को लाके यहाँ पे पुट करेंगे तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इक्वल टू ओमेगा की जगह पे v अपॉन आर अगर हमने पुट किया तो क्या आएगा, यहाँ से आ जाएगा v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर। सो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इक्वल टू ये कट जाएगा v स्क्वायर बाई आर।
सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इक्वल टू v²/r। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर। दोनों ही फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का ये फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, ये फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। इन दोनों फॉर्मूलों से हमें किस चीज़ की इंफॉर्मेशन मिल रही है? इन दोनों फॉर्मूलों से हमें पता चल रहा है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है। ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है। ठीक है, डायरेक्शन का इंफॉर्मेशन ये दे रहा है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितनी है और किस डायरेक्शन में लग रहा है, वो चीज़ हमें यहाँ से पता चल रहा है, क्योंकि यहाँ ये वेक्टर के टर्म्स में लिखा हुआ है। तो यहाँ से हमें डायरेक्शन के बारे में भी पता चल रहा है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पोजीशन वेक्टर के अपोजिट लग रहा है। अब कितना लग रहा है वो ω² पे डिपेंड करेगा। चलो यहाँ तक अच्छा, फिर से मैं एक चीज़ बता देता हूँ। ये v = r ω कहाँ से आया? हमने ये चीज़ पहले पढ़ रखा है, v = ω×r। फिर जब क्रॉस प्रोडक्ट करते थे तो ω/r sin 90 आता था ना, sin π/2, sin π/2 की वैल्यू 1 आती थी, और वहीं से आता था v = ω/r या r ω, आप कुछ भी बोल लो। ठीक है, तो यहीं से मैंने उठा के वैल्यू को पुट किया है। चलो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमें पता चल गया। एक बार अगर सम अप करें तो हम लोग ये बोलेंगे कि कोई भी बॉडी जो सर्कुलर ऑर्बिट में ट्रेवल कर रही है, सर्कुलर ऑर्बिट में ट्रेवल कर रही है, उसकी जो वेलोसिटी है वो कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है। अब वेलोसिटी कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है मतलब कॉन्टिन्यूसली एक एक्सेलरेशन उस पर लग रहा होगा, और उस एक्सेलरेशन को बोलते हैं हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। उस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ होती है, हमेशा सेंटर की तरफ होती है। बॉडी कहीं भी रहे, एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ, क्योंकि जब सेंटर की तरफ लगेगी तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगी और उसकी स्पीड नहीं बढ़ेगी। अब इस चीज को हमने प्रूव किया है। अगर इसका एक्सप्रेशन निकाले सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, तो सबसे पहले हम लोग बॉडी का पोजीशन लिखते हैं, उसको डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी लिखते हैं, और उसको डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन लिखते हैं, और यहां से हमारा आ जाता है वेक्टर a = -ω² वेक्टर r। यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन होता है वो पोजीशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, मतलब सेंटर की तरफ लगता है, और इसीलिए इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और इसके मैग्नीट्यूड को भी हमने कैलकुलेट कर लिया है। सॉरी, इसके मैग्नीट्यूड को भी हमने कैलकुलेट कर लिया है। एक और मेथड है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को डिराइव करने का, चलो उसकी बात करते हैं। बट उसको स्टार्ट करने से पहले आपको दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो आपको पहले से ही पता है, बट उसको मैं यहाँ पर फिर से बताऊँगा। पहला है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से, और दूसरा है सर्कुलर आर्क से। तो चलो डिस्कस करते हैं क्या है वो चीज़ें। देखो, दो वेक्टर्स हैं, पहला वेक्टर है वेक्टर a और दूसरा वेक्टर है वेक्टर b। तो दोनों वेक्टर्स को हम लोग कैसे ऐड करते हैं ये चीज़ हमने पहले भी पढ़ रखा है। एक की टेल को स्लाइड करवा के दूसरे की हेड पे हम लोग रखते हैं कुछ इस तरीके से। ये है वेक्टर a, डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं करना है, सिर्फ आपको दूसरे वेक्टर को स्लाइड करके खिसका के ला के दूसरे की हेड पे रख देना है। ये था वेक्टर a, ये है वेक्टर b, और ये जो वेक्टर आएगा ये क्या हो जाएगा, वेक्टर a प्लस वेक्टर b। ठीक है, ये चीज़ तो हमको पहले से पता थी। ठीक इसी तरीके से अगर आपको वेक्टर a दे दिया जाए और दूसरा वेक्टर दे दिया जाए वेक्टर a प्लस वेक्टर b, जब वेक्टर a और वेक्टर b दिया गया था तो वहां से हमने a प्लस b को निकाल लिया। वेक्टर a दिया गया है और वेक्टर a प्लस b दिया गया है, आपसे पूछा क्या जा रहा है वेक्टर b। तो इस केस में क्या करेंगे, इसको उठा के, इसकी टेल को उठा के दूसरे की टेल पे रखेंगे कुछ इस तरीके से, इसको स्लाइड करवा के यहां पर रखेंगे, तो ये हो जाएगा वेक्टर a प्लस वेक्टर b। ठीक है, और ये वाली जो लाइन होगी ये क्या हो जाएगी, वेक्टर b, वेक्टर b। अब आप रिवर्स करके भी देख सकते हो कि अगर ये वेक्टर a है, ये वेक्टर b है, तो वेक्टर a प्लस b कौन सा होगा, ये होगा जो कि हमारा गिवन है। ये चीज हमको पता होना चाहिए। ठीक इसी तरीके से अगर वेक्टर a दे दिया गया है, ये वेक्टर a है, ये वेक्टर a प्लस डेल्टा a है, डेल्टा a मान लिया कोई वेक्टर है, तो डेल्टा a वेक्टर कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा हमारा डेल्टा a वेक्टर। पहली चीज तो आपको ये ध्यान में रखनी है,
दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर कोई ट्रायंगल है इस तरीके से, अगर कोई ट्रायंगल है, थोड़ा और ध्यान से बनाते हैं, ये एक ट्रायंगल है, अगर ये डेल्टा थीटा बहुत स्मॉल हो, अगर, अच्छा हाँ एक चीज और, इन दोनों की लेंथ अगर बराबर है, इन दोनों की लेंथ बराबर है, इन दोनों की लेंथ बराबर है, तो अगर इसको रेडियस मान के अगर हम लोग ये एक सर्कुलर आर्क ड्रॉ करें, ये एक कंप्लीट सर्किल बना रहा था, हमने एक सर्कुलर आर्क ड्रॉ किया, तो फॉर्मूला क्या होता है, हमारा फॉर्मूला होता है एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। बट अगर एंगल, ये जो डेल्टा थीटा है, अगर ये और ज्यादा छोटा हो, बहुत ज्यादा छोटा हो, तो जो आर्क की लेंथ होती है वो लगभग इस लाइन के बराबर होगी, जो आर्क की लेंथ होती है वो इस लाइन के बराबर होगी। ठीक है, याद रखना दोनों, ये जो लाइन है और ये जो लाइन है, इन दोनों लाइन सेगमेंट का लेंथ इक्वल है। आपको ये दोनों चीजें ध्यान में रखनी है, अगर ये दोनों चीजें आपको ध्यान है तो फिर आपको इस डेरिवेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो स्टार्ट करते हैं, क्या है वो दूसरा मेथड, ध्यान से देखना, दोनों मेथड्स हमें पता होने चाहिए। एग्जाम्पल वही लेते हैं, आपने एक स्टोन को एक धागे में बांध के आप सर्कुलर ऑर्बिट में घुमा रहे हो कुछ इस तरीके से, ये है हमारा वाई एक्सिस और ये है हमारा एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। स्टोन को आप घुमा रहे हो, कांस्टेंट स्पीड से घुमा रहे हो, कांस्टेंट स्पीड से, तो एंगुलर स्पीड भी कांस्टेंट होगी और लीनियर स्पीड भी कांस्टेंट होगी, मतलब फिक्स होगी। सपोज दैट किसी टाइम पे स्टोन यहाँ पे है, तो लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन कौन सी होगी, आप इसे एंटी क्लॉकवाइज अगर घुमा रहे हो तो यहाँ पर इसकी जो लीनियर वेलोसिटी होगी वो इधर होगी, मैंने मान लिया वेक्टर v। कुछ टाइम बाद जो स्टोन है वो यहाँ पे पहुंच जा रहा, तो अब इसकी लीनियर वेलोसिटी कितनी होगी, इधर होगी। देखो मैग्नीट्यूड सेम होगा, अगर 10 मीटर पर सेकेंड से यहाँ इसकी लीनियर वेलोसिटी थी तो यहाँ पर भी 10 मीटर पर सेकेंड ही होगा, यानी कि मैग्नीट्यूड सेम है। अब वेक्टर की लेंथ क्या दिखाती है, मैग्नीट्यूड दिखाती है, वेक्टर की जो लेंथ होती है वो मैग्नीट्यूड दिखाती है, और हमको पता है मैग्नीट्यूड जितना यहाँ है उतना ही यहाँ है, मतलब जितनी लेंथ यहाँ होगी उतनी ही लेंथ यहाँ होगी। बट डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है, अब डायरेक्शन चेंज हो रहा है मतलब जो v वेक्टर था, जो वेलोसिटी वेक्टर था, इसमें कुछ ऐड हुआ है या कुछ सब्ट्रैक्ट हुआ है, या कुछ ऐड हुआ है या कुछ सब्ट्रैक्ट हुआ है। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ वाला जो वेक्टर होगा वो कौन सा होगा, वेक्टर v प्लस डेल्टा v, वेक्टर v प्लस डेल्टा v। v में कुछ चेंज आया है, ध्यान रखना, अगेन बोल रहा हूं, लेंथ में कोई चेंज नहीं होगा, वेक्टर में चेंज आया है, मतलब डायरेक्शन में चेंज आया है, मैग्नीट्यूड सेम है। ठीक है, ये वाला जो एंगल है वो कितना है, डेल्टा थीटा। ये पूरी घटना यहां से यहां तक स्टोन कितने टाइम में पहुंचा है, मान लेते हैं डेल्टा टी टाइम में स्टोन यहां से यहां पे पहुंचा है। इसका रेडियस कितना है, आर है रेडियस। अब आप एक चीज को गौर करना, इसको आप डॉटेड करके बढ़ाओ और इसको भी डॉटेड करके बढ़ाओ, तो ध्यान से देखना, टेंजेंट रेडियस के परपेंडिकुलर होता है, मतलब ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। तो अब 90 90 180 हो गया, एक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 होता है, तो 180 तो इन दोनों का सम हो गया, यानी इन दोनों का सम कितना होगा, 180 होगा। सो अगर ये डेल्टा थीटा है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस डेल्टा थीटा, और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, डेल्टा थीटा। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि ये वाला जो वेक्टर है और ये वाला वेक्टर, अगर इसको स्लाइड करवा के लाके यहां रखेंगे तो इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना होगा, डेल्टा थीटा होगा। ठीक है, चलो इतनी बात समझ में आ गई। अब देखते हैं, इसको मैं स्लाइड करवा के यहां लाके रख रहा हूं, ये था हमारा वेक्टर v, और दूसरा वेक्टर कुछ यहां पर था इस तरीके से, वेक्टर v प्लस डेल्टा v। मैंने बोला था कि दोनों की लेंथ बराबर है,
तो हमने क्या किया था, इसको स्लाइड करवा के लाके हमने यहां पर रखा है कुछ इस तरीके से, इसको स्लाइड करवा के हमने कुछ इस तरीके से रखा है यहां पे। ये है वेक्टर v प्लस डेल्टा v, ठीक है। हमको निकालना है यहां से डेल्टा v। देखो v दिया है, v प्लस डेल्टा v दिया है। अभी हमने देखा था ना कि अगर वेक्टर a दिया है और वेक्टर a प्लस b दिया है तो वेक्टर b कैसे निकालते थे, a प्लस b, दोनों को टेल से टेल ज्वाइन करो, जो वेक्टर होता था वो वेक्टर b होता था। ठीक उसी तरीके से वेक्टर v दिया है, v प्लस डेल्टा v दिया है, तो डेल्टा v कैसे निकालेंगे, इसको लाके हमने टेल से टेल ज्वाइन किया। ये वाला जो वेक्टर होगा, ये वाला जो वेक्टर होगा ये क्या हो जाएगा, डेल्टा v, डेल्टा v। अब जो मैंने दूसरा एंगल वाला कॉन्सेप्ट बताया था वो यूज होगा। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो है डेल्टा थीटा। अब मैं यहां पर आपको एक चीज एज्यूम करने के लिए कहूंगा कि आप एज्यूम करो डेल्टा थीटा क्या है, डेल्टा थीटा स्मॉल है, बहुत छोटा है। भाई दिखने में तो हमें बड़ा लग रहा है, हम छोटा कैसे मान लें। तो आप यूं समझो कि अगर मैं यहाँ पर छोटा बना के दिखाने की कोशिश करता, अगर डेल्टा थीटा मैं बहुत ज़्यादा छोटा रखता तो फिर आप यहाँ पर डायग्राम को समझ नहीं पाते, ठीक है, कि दोनों के बीच में कितना एंगल होगा, कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ, ये चीज़ें समझ नहीं आती। बट डेल्टा थीटा एक्चुअली में कैसा है, बहुत ज़्यादा स्मॉल है, डेल्टा थीटा बहुत ज़्यादा स्मॉल है। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर ये जो आर्क बनेगा, जो आर्क बनेगा उसकी लेंथ इस डेल्टा v के लेंथ के बराबर होगी। जो आर्क यहाँ पर बनेगा उसकी लेंथ इस डेल्टा v के लेंथ के बराबर होगी। सो एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ये फॉर्मूला होता है, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। अब डेल्टा थीटा इक्वल टू आर्क की लेंथ कितनी होगी, भाई डेल्टा v की जो लेंथ है वो आर्क की लेंथ के बराबर है। सो मैंने यहां पर पुट कर दिया डेल्टा v। मैंने वेक्टर का सिंबल नहीं यहां पर पुट किया है। क्यों नहीं पुट किया है, हमें लेंथ चाहिए, सिर्फ लेंथ चाहिए, लेंथ मतलब मैग्नीट्यूड चाहिए, तो यहां पर हमने सिर्फ डेल्टा v को पुट कर दिया। रेडियस क्या होगा, अब रेडियस का मतलब क्या है, ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ। सो इसका लेंथ कितना होगा, अगर इस वेक्टर का लेंथ निकालें तो भी ये v होगा। जैसे मैंने बोला ना कि अगर यहाँ पर जितनी स्पीड है उतनी ही स्पीड यहाँ है। अगर यहाँ पर स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है तो यहाँ भी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड ही होगी, दोनों की लेंथ बराबर है। तो मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड यहाँ भी v है और मैग्नीट्यूड यहाँ भी v है। आप इस डेल्टा v में मत जाओ, डेल्टा v सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, उसका मैग्नीट्यूड तो फिक्स है ना, 10 यहां भी है और 10 किसी भी और पॉइंट पे है। सो चाहे रेडियस में हम इसका मैग्नीट्यूड पुट करें या इसका मैग्नीट्यूड पुट करें, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा और वो मैग्नीट्यूड कितना होगा, v होगा, ठीक है, मैग्नीट्यूड कितना होगा, v होगा। इतनी बात समझ आ गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब एक चीज हमें और समझना है, इस इक्वेशन को आप ऐसे रख लो, अगर डेल्टा टी टाइम में बॉडी यहां से यहां चली गई है, डेल्टा टी टाइम में बॉडी यहां से यहां चली गई है, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन एंगुलर टाइम। अब यहां से आप क्या कर सकते हो, अगर डेल्टा टी को आप इधर लाके रखोगे तो आप बोल सकते हो कि डेल्टा थीटा इक्वल टू ओमेगा इंटू डेल्टा टी, ठीक है, ओमेगा इंटू डेल्टा टी, ये चीज होती है। एक चीज और होती है जो हमने पढ़ रखा है, v इक्वल टू आर ओमेगा। हमने वेक्टर के टर्म में ऐसे पढ़ा था कि वेक्टर v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r, ये तो वेक्टर के टर्म में है। बट अगर मैग्नीट्यूड के टर्म में बात करें तो क्या होता था, v इक्वल टू ओमेगा इंटू r, क्योंकि साइन 90 आता था, साइन 90 की वैल्यू 1 होती थी। सो यहां से अगर अब देखो आप, ये इक्वेशन मिला था, डेल्टा थीटा की वैल्यू आप लाके यहां पे पुट कर दो और v की वैल्यू को आप लाके यहां पे पुट कर दो। मैं ऊपर की चीजों को रब कर रहा हूं, देखो डेल्टा थीटा अगर हम लोग ये पुट करेंगे तो क्या आएगा, ओमेगा डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा v अपॉन v की जगह पे क्या पुट कर देंगे, ओमेगा इंटू आर, ओमेगा इंटू आर।
अब आपको कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। आप ओमेगा आर को इधर लेके जाओ। सो एक ओमेगा पहले से है और दूसरा ओमेगा मल्टीप्लाई हुआ, क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर। डेल्टा टी को आप नीचे लेके आओ तो क्या हो गया डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। चलो इतनी बात क्लियर हो गई। अब आप एक चीज समझना, जब हमने एक्सेलरेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। एक्सेलरेशन क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। टाइम कौन सा जितने टाइम में चेंज हो रहा है, तो डेल्टा टी टाइम में वेलोसिटी डेल्टा वी चेंज हो रही है। यहां भी अगर देखें तो डेल्टा टी टाइम में वेलोसिटी डेल्टा वी चेंज हो रही है, यानी 1 सेकेंड में वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। सो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन हो जाएगा डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, यानी इसकी जगह पे हम क्या पुट कर देंगे एक्सेलरेशन पुट कर देंगे। सो एक्सेलरेशन आ गया ओमेगा स्क्वायर आर। ये एक्सेलरेशन कौन सा है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। एक चीज याद रखना, इससे पहले वाले डेरिवेशन में क्या आया था सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वेक्टर आर। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, देखो ये वेक्टर फॉर्म में है, ये वेक्टर फॉर्म में है और ये सिर्फ मैग्नीट्यूड के रिस्पेक्ट में है। यहां पे हमें पता चल रहा था कि भाई वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, साथ ही साथ वेक्टर का डायरेक्शन पोजीशन के अपोजिट होगा, मतलब सेंटर की तरफ होगा। तो यहां से हमें ये भी पता चल रहा है कि जो एक्सेलरेशन है वो सेंटर की तरफ है, जबकि यहां से हमें डायरेक्शन की कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही। हमें सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पता चल रही है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है कितना। ठीक है, अब अभी मैंने बताया था कि v इक्वल टू ओमेगा इंटू आर होता है। ठीक है, अगर रेडियस r है तो ओमेगा इंटू आर। अगर इसको हम लोग यहां पर पुट कर देंगे तो क्या आएगा ओमेगा v इक्वल टू ओमेगा इंटू आर था। सो अगर आप r को डिवीजन में लेके आओगे तो ये हो जाएगा। सो यहां से आ जाएगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर मतलब v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, वहां से रिलेशन आ जाएगा ए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। ये हो गया हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड। ठीक है, चलो यहां तक बात क्लियर। सेंट्रीपिटल फोर्स की भी बात कर लेते हैं। देखो कहीं भी जहां एक्सेलरेशन होगा वहां फोर्स लग रहा होगा, क्योंकि बिना फोर्स के एक्सेलरेशन आ ही नहीं सकता। एक्सेलरेशन क्या करता है, एक्सेलरेशन किसी भी बॉडी के स्टेट में चेंज लाता है। कोई बॉडी रुकी हुई है, इसमें एक्सेलरेशन आ जाएगा तो क्या होगा इसकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, सो स्टेट में चेंज लाता है। अब स्टेट में चेंज क्या ला सकता है, बिना फोर्स के तो किसी भी बॉडी में किसी भी बॉडी का जो स्टेट है वो चेंज हो ही नहीं सकता। न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। तो बेसिकली आप इसे आगे भी पढ़ोगे आने वाले चैप्टर्स में डिटेल में, मैं यहाँ पर सिर्फ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। जहाँ फोर्स होगा वहाँ एक्सेलरेशन होगा। अब अगर कोई बॉडी है, अगर इस पे F फोर्स लगाते हैं और इसका मास m है तो इस पे एक्सेलरेशन कितना आता है, हमने पढ़ रखा है A इक्वल टू एफ बाई एम या फिर F इक्वल टू एम में। ये चीज़ हमने पहले भी पढ़ रखा है। अब बॉडी सर्कुलर ऑर्बिट में ट्रेवल कर रही थी और यहाँ पर एक्सेलरेशन लग रहा था। कितना लग रहा था, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ लग रहा था। कितना लग रहा था ये तो हमें पता है, A इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर इन मैग्नीट्यूड। या फिर हमने ये भी लिख सकते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, जहां पर आर रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ है। सो फोर्स क्या होगा, F इक्वल टू एम में होता है। सो FC आप लिख दो, FC इक्वल टू एम ए सी, यानी कि फोर्स कितना लग रहा होगा, अगर एक्सेलरेशन A है तो फोर्स कितना लगेगा, m में लगेगा। सो यहां से आ जाएगा m ओमेगा स्क्वायर r, चाहो तो आप ये लिख सकते हो और चाहो तो एम वी स्क्वायर बाई आर ये लिख सकते हो। दोनों ही चीजें सही हैं। ये है सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो अब यहां से हम लोग एक कंक्लूजन निकालेंगे कि कोई भी बॉडी जो सर्कुलर ऑर्बिट में ट्रेवल कर रही है, जो सर्कुलर पाथ में ट्रेवल कर रही है, उसको सेंट्रीपिटल फोर्स उस पर लग रहा होगा। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं लगेगा
तो फिर उसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नहीं मिलेगा, और अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नहीं मिलेगा तो उसका डायरेक्शन चेंज होगा नहीं, क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ही तो उसको सर्कुलर ऑर्बिट में बांध के रखती है ना। तो अल्टीमेटली क्या होगा, वो सर्कुलर पाथ नहीं बना पाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी बॉडी जो सर्कुलर ऑर्बिट में ट्रेवल करती है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। आप धागे में पत्थर को बांध के घुमा रहे हो, तो धागे में क्या आता है, ये धागा है हमारा, धागे में एक खिंचाव आता है, एक टेंशन आता है। तो वो टेंशन, ये जो बॉडी मूव कर रही है वो टेंशन इस बॉडी पे इधर लगता है। ठीक है, तो यही प्रोवाइड करता है सेंट्रीपिटल फोर्स। अब ये है मान लो सन, ये है सन, और मान लेते हैं 1 मिनट के लिए कि अर्थ इसके चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं। तो यहां भी सर्कुलर ऑर्बिट में अगर रिवॉल्व कर रहा है तो उस केस में यहां भी सेंट्रीपिटल फोर्स तो मिल रहा होगा ना, क्योंकि हमने देखा सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं मिलेगा तो बॉडी सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं बनी रह पाएगी। ठीक है, जैसे इस केस में धागा जब तक है तब तक तो सर्कुलर ऑर्बिट में बना है, क्योंकि धागा सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है, बट अगर धागा टूट जाए तो ये सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं चक्कर लगाएगा, ये सीधे निकल जाएगा। ठीक उसी तरीके से जब अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है तो यहां भी इसे सेंट्रीपिटल फोर्स मिलना जरूरी है, और उस सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, इतनी होगी। सवाल यह आता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स देता कौन है। इस केस में तो धागा था, हमको साफ साफ दिख रहा था, थ्रेड था। इस केस में जो सेंट्रीपिटल फोर्स देता है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये देता है। ठीक इसी तरीके से ये है न्यूक्लियस, जहां पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। इसके सराउंडिंग में अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, तो यहां पर भी जो हमने पढ़ा कि कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगाएगी तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत पड़ेगी। तो यहां भी सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा होगा, और इस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा होगा, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का जो अट्रैक्शन है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। ठीक है, ये दे रहा होगा यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स। सो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो या कोई भी सजेशन हो तो फिर कमेंट करना मत भूलना। कोई भी चीज़ नहीं समझ आती तो फिर उसको भी बताना, या फिर मैं टीचिंग में कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ, क्या चीज़ें आपको नहीं पसंद, क्या चीज़ें आपको पसंद, आप वो सारी चीज़ें मुझसे शेयर कर सकते हो, क्योंकि जो अल्टीमेट पर्पज़ है वो है कि बेस्ट से बेस्ट अपना देना। सो आज के लिए बस इतना ही। आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी की, वहाँ पर भी कई सारे केसेस देखेंगे, रिवर बोट की प्रॉब्लम देखेंगे, साथ ही साथ हम लोग रेन अम्ब्रेला की प्रॉब्लम देखेंगे कि बारिश हो रही है, आप दौड़ रहे हो, या बारिश किसी एंगल पे हो रही है तो छाते को कितने एंगल पे लगाएं, इन सारी चीज़ों की बात करेंगे। सो वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।